कहानी की शुरुआत दो बेरोजगार दोस्तों से होती है जो बिना किसी मकसद के अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम किम है और दूसरे का सांगपिल। दोनों के पास बड़े बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन किम ब्लैक मार्केट से बड़ी मुश्किल से एक पुराना और टूटा फूटा स्कूटर खरीदता है। वह उसे ऐसे चलाने की कोशिश करता है जैसे कोई बिल्कुल नई गाड़ी हो, लेकिन उस स्कूटर की हालत इतनी खराब होती है कि वह बिना धक्का लगाए आगे ही नहीं बढ़ता और चलते वक्त हर तरफ से चरमराने की आवाजें निकालता रहता है। इसी बीच अचानक एक बाइक सवार वहां से गुजरता है और बिना किसी वजह के किम के स्कूटर का आगे का शीशा तोड़कर भाग जाता है। यह देखकर किम और सांगपिल गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसी टूटे फूटे स्कूटर पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जल्दबाजी में उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि पास में पुलिस वाले भी खड़े हैं। उधर पुलिस की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है, उन्हें सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। न हेलमेट, पुराना टूटा स्कूटर और ऊपर से दोनों पूरी स्पीड में भाग रहे होते हैं। पुलिस तुरंत उन्हें रुकने का इशारा करती है, लेकिन तभी स्कूटर पूरी तरह जवाब दे देता है। उसके ब्रेक अचानक काम करना बंद कर देते हैं और स्कूटर बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर लहराने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों सीधे सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरते हैं। इससे पहले कि वे संभल पाते, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और सीधे थाने ले जाती है। थाने में थोड़ी देर बाद किम की माँ सोही पहुंचती है। आते ही वह गुस्से में किम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। हालांकि उस थप्पड़ से ज्यादा उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। किम ना पढ़ाई करता है, ना कोई नौकरी करता है और हर बार घर वालों के लिए सिर्फ नई मुसीबत लेकर आता है। जब सोही को पता चलता है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद किम ने लिखने का काम भी छोड़ दिया है, तो वह उसे एक और थप्पड़ मार देती है। इस घटना के बाद किम खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। आखिरकार वह फैसला करता है कि अब उसे घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे। उसे यह भी नहीं पता कि वह क्या करेगा और कहाँ जाएगा, लेकिन उसे यकीन होता है कि किस्मत उसे खुद रास्ता दिखा देगी। यही सोचकर वह बिना अपनी माँ को बताए घर छोड़ देता है और एक अनजान शहर पहुंच जाता है। बस स्टेशन पर उतरते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम लॉली होता है। किम उसे मुश्किल से एक पल के लिए ही देखता है कि तभी लॉली अचानक आकर उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। इस तरह इस नए शहर में किम का स्वागत होता है, जो बिल्कुल भी उसकी उम्मीदों जैसा नहीं था। भूखा और चोटिल किम वहां से उठकर पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देखते ही समझ जाता है कि यह लड़का घर से भाग कर आया है। रात होने पर किम एक नाइट शेल्टर में जाकर रुकता है और वहीं रात बिताता है। दूसरी तरफ सांगपिल की जिंदगी भी किसी संघर्ष से कम नहीं होती। उसके पास भी ना कोई नौकरी होती है और ना ही कमाने का कोई जरिया। वह अपनी दादी के साथ रहता है जिन्हें याददाश्त की बीमारी है। कई बार तो वह अपने ही पोते को पहचान तक नहीं पाती। अगली सुबह किम फिर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगे एक भर्ती के बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ एक डिलीवरी बॉय की जरूरत होती है और इस नौकरी के साथ मुफ्त खाना और रहने की जगह भी दी जा रही होती है। ये सुनते ही किम बिना एक पल गंवाए उस नौकरी के लिए आवेदन कर देता है। रेस्टोरेंट का मालिक उसके मासूम और सीधे सादे चेहरे को देखकर उसी वक्त उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद वह किम को रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों से मिलवाता है। वहीं उसकी मुलाकात गुमान नाम के एक कुक से होती है जो खाना बनाते समय हमेशा हेलमेट पहनकर काम करता है। पहले तो किम को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे इसकी वजह भी पता चल जाती है। दरअसल रेस्टोरेंट का हेड शेफ डॉन बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक इंसान था। उसका चेहरा किसी शेफ से कम और हमेशा गुस्से में रहने वाली गुड़िया जैसा ज्यादा लगता था। इसके बाद किम को बताया जाता है कि अब उसे गुमान और डॉन के साथ एक ही कमरे में रहना होगा। लेकिन पहली ही रात किम की नींद पूरी तरह से खराब हो जाती है। एक तरफ गुमान इतनी जोर जोर से खर्राटे लेता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा हिल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ डॉन आंखें खुली रखकर सोता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई भूतिया गुड़िया अंधेरे में घूर रही हो। ये सब देखकर किम पूरी रात जागता रहता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर उसने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले क्यों लिए। अगली सुबह डॉन किम को डिलीवरी के दौरान मानने वाले सारे नियम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किम का ध्यान कहीं और ही होता है। वह आसपास की चीजों में इतना उलझा रहता है कि डॉन की आधी बातें भी नहीं सुन पाता। उधर दूसरी तरफ सांगपिल की मुलाकात उसके एक जानने वाले मिस्टर जो से होती है। वह सांगपिल को अपने बॉस के पास नौकरी दिलाने के लिए ले जाता है। सांगपिल थोड़ा घबराया हुआ तो होता है, लेकिन साथ ही काफी उत्साहित भी होता है क्योंकि यह उसकी जिंदगी की पहली नौकरी होने वाली थी। हालांकि वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका काम लोगों से उधार के पैसे वसूलना होगा। इधर रेस्टोरेंट में काम करते हुए किम की नजर डॉन के अजीब से हेयर स्टाइल पर पड़ती है। मजाक मजाक में वह कह देता है कि तुम्हारे
तुम्हारे बाल तुम्हारी बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, क्या तुम लड़की बनना चाहते हो? ये सुनते ही डॉन वहीं का वहीं रुक जाता है। अगले ही पल दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में डॉन अजीब तरीके से इधर उधर कदम बढ़ाने लगता है, जैसे वह लड़ नहीं बल्कि कोई डांस कर रहा हो। लेकिन अचानक वह किम को इतना जोरदार थप्पड़ मारता है कि किम वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बाद में डॉन इस पूरी घटना को सिर्फ एक हादसा बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ लॉली भी शहर में एक छोटे से कमरे में रहने आ जाती है, जहां उसे दो अनजान लड़कियों के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं होता, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। उसके पास सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर जीने का इरादा होता है। कुछ देर बाद लॉली उसी रेस्टोरेंट से नूडल्स ऑन ऑर्डर करती है और उसकी डिलीवरी करने के लिए किम को भेजा जाता है। जैसे ही किम उसकी शक्ल देखता है, उसे बस स्टेशन वाली घटना याद आ जाती है। वह मन ही मन फैसला करता है कि आज वह उससे अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन गुस्से में वह यह भूल जाता है कि उसे लड़ना ही नहीं आता। नतीजा वही होता है जिसकी उम्मीद थी। लॉली बड़ी आसानी से उसे दूसरी बार भी पीट देती है। शाम को जब किम को होश आता है तो लॉली वहाँ से जा चुकी होती है। वह सिर्फ खाने के कुछ पैसे छोड़कर गई होती है। जब किम अपने मालिक को बताता है कि एक लड़की ने उसे पीट दिया और वह पूरे पैसे भी नहीं ले सका, तब मालिक बड़े आराम से कहता है कि जितने पैसे कम हैं उतने तुम्हारी सैलरी से काट लिए जाएंगे। कुछ समय बाद सांग पिल किम को फोन करता है, लेकिन फोन डॉन उठाता है और मजाक करते हुए कह देता है कि बेचारा किम आज दुनिया छोड़कर चला गया। डॉन हर मौके पर किम का मजाक उड़ाता रहता है, इसलिए दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। उधर जब लॉली वापस अपने कमरे में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी रूममेट के दोनों बॉयफ्रेंड वहां बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह उनसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने के बजाय वे दोनों उसी पर हमला कर देते हैं। लॉली बहादुर जरूर थी और खुद का बचाव करना भी जानती थी, लेकिन एक साथ दो लोगों का मुकाबला करना उसके लिए भी आसान नहीं था। कमरे से शोर की आवाज सुनते ही मकान मालिक वहां दौड़कर पहुंच जाता है। मौका मिलते ही लॉली किसी तरह वहां से निकल भागती है और अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर तेजी से दौड़ने लगती है। उसी रात किम सिगरेट पीने के लिए रेस्टोरेंट की छत पर जाता है। वहां उसकी नजर गुमान पर पड़ती है, जो चुपके चुपके किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पहले किम को लगता है कि शायद वह मार्शल आर्ट्स या डांस सीख रहा है, लेकिन पास जाकर वह देखता है कि गुमान खाली कड़ाही लेकर खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल उसका सपना एक बड़ा शेफ बनने का था, लेकिन उसके अंदर अभी उतनी काबिलियत नहीं थी। तभी वहां डॉन भी आ जाता है और किम को सिगरेट पीने के लिए डांटने लगता है। इसी दौरान किम की नजर नीचे सड़क पर पड़ती है, जहां लॉली घबराई हुई किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। बिना कुछ सोचे समझे किम भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हालांकि उसका इरादा उसे बचाने का नहीं बल्कि उससे अपने बचे हुए पैसे वापस लेने का होता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचकर वह देखता है कि दो आदमी जबरदस्ती लॉली को पकड़कर एक कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर किम के अंदर का इंसान जाग जाता है। वह चाहकर भी यह सब होते हुए नहीं देख पाता और तुरंत लॉली की मदद के लिए उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि वह अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ छत पर खड़ा डॉन यह पूरा नजारा चुपचाप देख रहा होता है। बेचारा किम लड़ना तो जानता ही नहीं था, इसलिए घबराकर वह जोर जोर से डॉन को आवाज लगाता है कि आकर उसकी मदद करे। लेकिन जैसे ही डॉन हालात देखता है, वह डर के मारे दीवार के पीछे छिप जाता है। ऐसे में गुमान हिम्मत दिखाते हुए नीचे दौड़ कर आता है। हालांकि उसका हमला बिल्कुल निशाने पर नहीं लगता, लेकिन उसकी जोरदार आवाज और हंगामे की वजह से आसपास के लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगते हैं। लोगों को देखते ही दोनों हमलावर घबरा जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। खतरा टलने के बाद किम अपने जूते उतार कर लॉली को दे देता है और बड़े ही मासूम अंदाज में कहता है कि इन्हें जल्दी वापस कर देना, मेरे पास पहनने के लिए बस यही एक जोड़ी है, और हाँ, पिछली बार जो पैसे कम दिए थे वो भी लौटा देना। इतनी मार खाने के बाद भी किम अपने बचे हुए पैसों को नहीं भूलता। जब किम वापस रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वह गुस्से में डॉन को डरपोक कहता है। वह उससे कहता है कि तुम हम सबसे ताकतवर हो, फिर भी जरूरत पड़ने पर मदद करने की बजाय छिप गए। ये सुनकर डॉन थोड़ा शर्मिंदा जरूर होता है, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस दिन के बाद किम पूरी लगन से अपने काम में जुट जाता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगता है। कभी खाना पहुंचाता, कभी टेबल साफ करता और कभी शहर की नई नई गलियां याद करता। पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि वह अपनी जिंदगी में सचमुच कुछ अच्छा कर रहा है। उधर सांगपिल भी अपनी नई नौकरी में धीरे धीरे अच्छी कमाई करने लगता है। दूसरी तरफ किम की माँ सो ही उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोल लेती है, लेकिन दुकान चलाने की चिंता, कर्ज का बोझ और सबसे बढ़कर अपने बेटे की फिक्र उसे हर वक्त सताती रहती है। वह चाहती है कि किम वापस घर लौट आए, लेकिन किम का सपना था कि वह मेहनत करके एक दिन अपनी माँ का सहारा बने। आखिरकार वह
वह दिन भी आ जाता है जब किम को अपनी जिंदगी की पहली सैलरी मिलती है। यह देखकर डॉन खुशी खुशी जश्न मनाने की जिद करने लगता है, लेकिन किम साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं उन लोगों के साथ जश्न नहीं मनाता जो मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं करते। हालांकि काफी मनाने के बाद डॉन किसी तरह खुद ही उस जश्न का हिस्सा बन जाता है। किम की पहली सैलरी मिलने के बाद रेस्टोरेंट का मालिक भी उससे बड़े प्यार से कहता है, एक बार अपनी माँ से मिलाओ, वह तुम्हारी बहुत चिंता करती होंगी। लेकिन किम बिना कुछ सोचे तुरंत मना कर देता है। कुछ देर बाद डॉन भी अपने अजीब अंदाज में किम को समझाता है कि बड़ों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। काफी सोचने के बाद आखिर अगले दिन किम अपने घर जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी माँ नहीं मिलती। वहाँ उसकी मुलाकात सांग पिल से होती है। दोनों काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी अपनी नई नौकरियों के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी सांग पिल किम को बताता है कि उसकी माँ ने उधार लेकर एक छोटी सी दुकान खोल ली है। यह सुनते ही किम सीधे उस दुकान पर पहुंच जाता है। अपनी माँ के सामने खड़े होकर वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मुझे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई है, मेरे मालिक भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेरी चिंता मत करना, मैं बस तुम्हें यही बताने आया था। ये सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आती हैं। बेटे के अचानक घर छोड़कर चले जाने का दर्द अभी भी उसके दिल में ताजा था, लेकिन किम उस दर्द को समझ ही नहीं पाता, या शायद समझना ही नहीं चाहता था। इसके बाद वह अपनी पहली सैलरी निकालकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वह सिर्फ इतना कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस छोटी सी दुकान में इतनी मेहनत करो। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सांग पिल अपने सीनियर मिस्टर जो के साथ लोगों से उधार के पैसे वसूलने जाता है। इस बार मिस्टर जो उससे कहते हैं, आज तुम्हें अकेले जाना होगा, आखिर कब तक मेरे सहारे काम करोगे, थोड़ा खतरनाक दिखने की कोशिश करो ताकि लोग तुमसे डरें। लेकिन जब सांग पिल उधार लेने वाले आदमी के पास पहुंचता है तो वह इतने प्यार और विनम्र तरीके से पैसे मांगता है कि ऐसा लगता है जैसे वह खुद किसी से मदद मांग रहा हो। उस आदमी को सांग पिल की यही कमजोरी समझ आ जाती है। वह मौके का फायदा उठाकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मिस्टर जो को उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में सांग पिल हैरानी से पूछता है, उसने मुझे आखिर मारा क्यों? इस पर मिस्टर जो लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ बने रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इधर दूसरी तरफ लॉली के पास रहने और काम करने की कोई जगह नहीं बचती। ऐसे में रेस्टोरेंट का मालिक उसे भी अपने यहाँ नौकरी दे देता है। इतना ही नहीं, वह अपनी दिवंगत बेटी का कमरा भी लॉली को रहने के लिए दे देता है। लॉली के आने की खुशी में डॉन जश्न मनाने का सुझाव देता है। थोड़ी ही देर में पूरा स्टाफ मिलकर छोटी सी पार्टी करने लगता है। हालांकि इस पार्टी में सिर्फ किम ही ऐसा होता है जिसे डॉन की हरकतें अब भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी बाहर निकल रहे होते हैं तभी किम की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिसने कुछ दिन पहले लॉली को परेशान किया था। उसे देखते ही किम का गुस्सा भड़क उठता है और वह बिना कुछ सोचे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डॉन तुरंत बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी इस बार डॉन का ही मजाक उड़ाने लगता है। वह उसे एक बेकार और डरपोक गुड़िया कहकर अपमानित करता है। इस बार डॉन उसे थप्पड़ तो नहीं मारता, लेकिन अपने अलग ही अंदाज में उसे वहाँ से भगा देता है। उसी रात सांग पिल किम को फोन करता है। बातचीत के दौरान किम उसे सलाह देता है, तुम्हें कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो सच में तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक हो। ये लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलने वाली नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। किम की यह बात सांग पिल के दिल में घर कर जाती है। अगले दिन वह खुद को मजबूत साबित करने के इरादे से फिर उसी आदमी के पास पैसे वसूलने पहुंचता है, लेकिन इस बार सांग पिल ने नरमी नहीं बल्कि ताकत का सहारा लेने का फैसला किया। वह गुस्से में उस आदमी पर हमला तो कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पड़ने वाला होता है उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि वह ऐसा इंसान कभी नहीं बनना चाहता। यह सोचकर वह वहीं रुक जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद उसका मन पूरी तरह बेचैन हो उठता है। उधर रेस्टोरेंट में वही बदमाश दोबारा आ धमकते हैं जिन्होंने पहले लॉली को परेशान किया था। इस बार वे सिर्फ हंगामा ही नहीं करते बल्कि पूरे रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ मचाते हैं। वे सामान तोड़ देते हैं और यहाँ तक कि मालिक की दिवंगत बेटी के कमरे को भी बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे उसकी बेटी की अस्थियों को भी पूरे कमरे में बिखेर देते हैं और मालिक के दुख का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी डॉन वहाँ पहुँचता है। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर बिखरी उन अस्थियों पर पड़ती है, उसके अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा एक ही पल में बाहर आ जाता है। उसका असली रूप फिर से जाग उठता है। अगले ही पल वह उन गुंडों पर टूट पड़ता है। डॉन उन्हें इतनी बेरहमी से पीटता है कि वे उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। आखिर में वह उन सभी को उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। यहीं से डॉन की असली पहचान सामने आती है। दरअसल डॉन हमेशा से कोई साधारण शेफ नहीं था। एक समय वह शहर का बेहद खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता
जाता था, जिससे बड़े बड़े अपराधी भी डरते थे। लेकिन एक दिन जब वह इस रेस्टोरेंट में आया, तब उसने देखा कि मालिक अपनी बेटी की मौत के दुख में फांसी लगाकर अपनी जान देने वाला है। डॉन ने समय रहते उसकी जान बचा ली। उसी दिन से उसने अपनी अपराध की दुनिया छोड़ दी और हमेशा के लिए इस रेस्टोरेंट और उसके मालिक के साथ रहने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सांगपिल भी आखिरकार अपने बॉस के सामने साफ कह देता है, मैं इस तरह लोगों को डराकर पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन उसका बॉस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है, तुम अभी नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अगले दिन डॉन के पुराने गैंग के लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर किम की घबराहट बढ़ जाती है। तभी उनमें से यून नाम का एक आदमी आगे आता है और डॉन से कहता है, सर, ये जिंदगी आपके लायक नहीं है। आप कब तक यहाँ रहेंगे? पूरे गैंग को आज भी आपकी जरूरत है। यून की बातें सुनकर पहली बार डॉन खुद भी सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसका पुराना खूंखार अतीत था और दूसरी तरफ यह शांत और सादा जिंदगी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला खड़ा था। इधर रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी किम और लॉली संभाल रहे होते हैं, इसलिए डॉन चुपचाप फैसला कर लेता है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। हालांकि वह हमेशा किम का मजाक उड़ाता रहता था, लेकिन सच तो यह था कि रेस्टोरेंट का हर इंसान उससे जुड़ चुका था। उसके अचानक चले जाने से पूरे रेस्टोरेंट में एक अजीब सी खालीपन छा जाती है। सबसे ज्यादा किम को उसकी कमी महसूस होती है। वह हमेशा डॉन से लड़ता रहता था, लेकिन दिल से कभी नहीं चाहता था कि डॉन उसे छोड़कर जाए। उधर सांगपिल की नजर सोही की छोटी सी दुकान के बाहर लगे एक नोटिस पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि जल्द ही इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। ये पढ़ते ही वह घबरा जाता है और तुरंत किम को फोन करके सारी बात बता देता है। ये खबर सुनते ही किम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह वह भागता हुआ अपनी माँ की दुकान पर पहुंचता है और कांपती हुई आवाज में पूछता है, इतना सब कुछ हो रहा था, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब किम पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है। वह तुरंत डॉन को फोन करता है और कहता है, कुछ लोग मेरी माँ की दुकान गिराने वाले हैं, प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन इस बार डॉन उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसी वक्त वह अपने पुराने गैंग के सबसे खतरनाक लोगों का सामना कर रहा होता है। एक पल के लिए उसका दिल जरूर डगमगाता है, लेकिन फिर भी वह ठंडी आवाज में किम की बात ठुकरा देता है। उधर उसी समय मिस्टर जो अपने बॉस के साथ सोही की दुकान पर उधार के पैसे वसूलने पहुंच जाते हैं। उनके साथ सांगपिल भी होता है। वह बार बार कोशिश करता है कि बात ज्यादा न बढ़े, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जब किम को पता चलता है कि ये लोग उसकी माँ से कर्ज वसूलने आए हैं, तो वह गुस्से में सबसे पहले सांगपिल पर ही भड़क उठता है। लेकिन तभी उसकी माँ बीच में आकर उसे रोकती है और कहती है कि इसमें सांगपिल की कोई गलती नहीं है। इसके बाद जैसे ही पैसे वसूलने वाले लोग वह रकम उठाने लगते हैं जो कुछ दिन पहले किम ने अपनी पहली सैलरी के रूप में अपनी माँ को दी थी, किम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा देते हैं। अपने बेटे को इस तरह बेबस देखकर आखिरकार सोही का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में आगे बढ़ती है और उनमें से एक आदमी को इतना जोरदार थप्पड़ मारती है कि उसके हाथ में पकड़ा पूरा पैसों का बंडल हवा में उड़ जाता है। बाकी लोग भी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन अपने पुराने दुश्मनों से अकेले ही लड़ रहा होता है। वह एक एक करके सभी को हरा देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसका पुराना खूंखार अतीत एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा होता है। लड़ाई खत्म होने के बाद डॉन थका हुआ एक शांत रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां वह अपने हाथों से नूडल्स बनाता है और चुपचाप बैठकर उन्हें खाने लगता है। कुछ देर बाद यून एक बार फिर उसके पास आता है और उसे पुराने गैंग में लौटने के लिए कहता है, लेकिन इस बार डॉन मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहता है, अब यही काम मेरी असली जिंदगी है। इधर शहर में हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। सोही अपनी दुकान तो खो ही चुकी होती है। आखिरकार बाकी बचा हुआ कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ऐसे में किम अपनी माँ को लेकर सांगपिल के घर आ जाता है, जहाँ वे कुछ समय के लिए रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद डॉन एक बार फिर उसी रेस्टोरेंट में लौटता है, लेकिन इस बार वह किसी गैंगस्टर या अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह लौटता है जिसे आखिरकार अपनी असली मंजिल मिल चुकी होती है। अब खाना बनाना ही उसकी पहचान था और उसे इस बात पर गर्व भी था। इसी के साथ दोस्ती, संघर्ष, सपनों और जिंदगी में अपनी सही जगह तलाशने की यह भावुक कहानी यहीं खत्म होती है।